वो फिनिश करना है। ये थोड़ा नीचे कर यार, इसको पेट पड़ रहा है। इसको आगे रख लूँगा इसको। अब हिला थोड़ा मत, गिर पड़ेगा इसने। हेलो 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 अर्पण, अभी लाइव है लेकिन कोई देख नहीं रहा। हेलो अर्पण, नमस्ते। और अभी मेरे पास नहीं आ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? पहले आई थी बीच में एक बार, जो बस तो लाए जो। हेलो हेलो अर्पण जी, आवाज नहीं आ रही है। हेलो तो उनकी आवाज नहीं आएगी क्या? आने दीजिए। हाँ 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 हाँ, ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूं। आवाज आ रही, स्टार्ट कर दो। अर्पण कुमार जी नमस्ते। अन्य सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार और मैं उनका स्वागत करता हूं। और आज हम मेरे ताज़ा उपन्यास डांग डांग जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इस डांग उपन्यास पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा मुझे जन सुलभ पुस्तकालय की तरफ से अर्पण कुमार जी ने बताया कि मैं अपनी इस कृति को लिखने का एक आइडिया कैसे आया या इसकी रचना प्रक्रिया क्या है, इसको बताते हुए और मैं इसके कुछ अंशों का पाठ करूं। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि डांग क्षेत्र उस भौगोलिक अंचल को कहते हैं जो पठारी भूभाग हो, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हो, जहाँ किसी नदी के आजू बाजू में जो रेतीले ढूह हो या बीहड़ हो। ऐसे एरिया हिंदुस्तान में कई जगह मिल सकते हैं। उनमें से एक क्षेत्र हम चंबल की डांग को कहते हैं। चंबल जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश प्रांतों में से निकलती हुई और यमुना नदी में जाके मिलती है। यमुना नदी के साथ वो फिर गंगा में चली जाती है। तो इस चंबल के किनारों पर दोनों तरफ जो रेतीले बीहड़ हैं, पहाड़ियाँ हैं, पठार हैं, जंगल हैं, उस क्षेत्र को हम डांग क्षेत्र कहते हैं। वैसे गुजरात के पंचमहाल जिला के आसपास का क्षेत्र को भी डांग कहते हैं, क्योंकि वहाँ भी भूदृश्य इसी तरह का बनता है। तो इस डांग क्षेत्र में मैंने जो इसका राजस्थान वाला हिस्सा है उस पे एक पुलिस अधिकारी के रूप में लगातार 10 साल अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें जिला भरतपुर शामिल है। बाद में भरतपुर में से ही धौलपुर अलग हो गया, वो है। मैं जिस ज़िले को बिलोंग करता हूँ वो सवाई माधोपुर ज़िला है, और सवाई माधोपुर ज़िले से बाद में करौली ज़िला अलग बना, तो वो भी एक तरह से सवाई माधोपुर का पार्ट था। तो यूँ करके ये 4 ज़िले, फिर आगे जा कर के कोटा संभाग भी इससे जुड़ता है, ये राजस्थान का हिस्सा है। और उधर मध्य प्रदेश में भिंड, मुरैना है, आगे जाके शिवपुरी है, ये क्षेत्र उससे जुड़ता है। और आगे फिर आगरा का क्षेत्र जुड़ जाता है, क्योंकि यूपी में प्रवेश करने के बाद में चंबल यमुना में विलीन हो जाती है। तो मेरा वो ये एक्सपीरियंस रहा, और एक पुलिस अफसर के रूप में खास करके इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनमें प्रमुख समस्या ऐतिहासिक रूप से दस्यु समस्या रही है। और दस्युओं का बहुत ज़्यादा आतंक रहा है, और वो आतंक हमें सैकड़ों सालों से मिलता है। लेकिन जो संगठित गिरोह है वो हम देखते हैं, ये
20वीं शताब्दी के शुरुआत से लेकर के और आगे तक, जहाँ पे हमें जो दद्दू मान सिंह के नाम से विख्यात, जिन्हें एक तरह से रॉबिन हुड भी कहा जाता है, चूँकि वो जो धनी लोग हैं, सेठ साहूकार है, उनके यहाँ डकैती या लूट करते और उस लूटे हुए माल से गरीब बच्चियों का विवाह करते या और जो इस तरह के लोग हैं उनको मदद किया करते थे। इसलिए वे उनको एक रॉबिन हुड के रूप में उनको लोक में एक तरह का ख्याति मिला है। कहने का आशय ये है कि उनमें बहुत सारे दुर्गुण रहे हैं, हत्याएं भी की है, डकैती, लूट, अपहरण वगैरह, लेकिन उसके साथ में एक उजला पक्ष हमें दिखाई देता है कि अनाथों, गरीबों की मदद करने वाला। उनके सिद्धांतों में एक ये भी है, किसी महिला को के साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी, अगर वो गहने पहने हुए हैं तो उस गहनों को उतरवाया नहीं जाएगा डकैती या लूट के दौरान। तो उस तरह की एक परंपरा जो मान सिंह राठौर से शुरू होती है और फिर आगे चल के हम मोहर सिंह, माधो सिंह, पुतली बाई और मान सिंह तोमर, पान सिंह तोमर जिसमें फिल्म भी बनी, और वहाँ से लेकर के हम आज तक आ जाते हैं। आज के दौर में उस तरह के संगठित गिरोह नहीं हैं। आज कल के दौर में हमको स्प्लिंटर्स मिलेंगे, छुट भैये टाइप के मिलेंगे जो खानों से चौथ वसूली करते हैं या कभी कभार अपहरण कर लिया या लूट कर लिया। वो पहले जो एलानिया तौर पे जो धाड़ा बोला करते थे, डकैती डाला करते थे, उस तरह के डकैत अब इस अंचल में नहीं है। मैंने वहाँ काम किया सन 80 से 90 के दशक में पूरा का पूरा। तब मैं डिप्टी एसपी के रूप में, एडिशनल एसपी के रूप में वहाँ रहा और दर्जनों मुठभेड़ के अनुभव हैं, डकैतों की गिरफ्तारी के मेरे अनुभव हैं, डकैतों से पूछताछ की बातें हैं, डकैतों के खिलाफ केस बनाने का है, उनको सज़ा दिलवाने का है, उनकी तलाश से शुरू होकर के सज़ा दिलवाने तक का जो एक काम होता है पुलिस का, उससे मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ। तो मेरे मन में ये बात चल रही थी कि मेरा जब सीधा अनुभव है तो एक मुझे इस पे कहानी लिखनी चाहिए, और वो कहानी फिर इस उपन्यास की शक्ल में सामने आती है जिसे राजपाल एंड सन्स ने छापा है, और ये सन 2019 के अंत में आई थी, जिसका लोकार्पण विश्व पुस्तक मेला में जनवरी में दिल्ली में किया गया। इस डांग भू अंचल की समस्याएं तो बहुत हैं। वहाँ गरीबी है, वहाँ खनिया मजदूरों का शोषण है, वहाँ पेयजल की समस्या है, क्योंकि पठारी भाग में जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ पेयजल की समस्या हो जाती है। नीचे जहाँ चंबल बहती है वहाँ इस तरह की समस्या नहीं है। और चूँकि कृषि योग्य भूमि कम है पहाड़ी एरिया होने की वजह से, बीहड़ होने की वजह से, तो किसानी का काम भी बहुत कमज़ोर है। और यही वजह है कि इन अभावों के कारण वहाँ पे जो समतल क्षेत्रों के परिवार हैं वे अपनी बच्चियों की शादी उस क्षेत्र में नहीं करते, और डांग के लोग हैं वो अपनी बच्चियों को एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए समतल इलाकों में जहाँ थोड़ी समृद्धि है वहाँ देना चाहते हैं। इसलिए एक और परिदृश्य उभर कर आता है कि डांग क्षेत्र में स्त्री और पुरुष का अनुपात बहुत ही ज़्यादा असंतुलित है। वहाँ 1000 पे 840 से लेकर के उसके आसपास से अभी भी कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। तो ये जो 100-150 की जो कमी आती है प्रति हजार, उसके लिए फिर बाहर से महिलाओं की खरीद फरोख्त का भी एक सिलसिला वहाँ पे लंबे दौर तक चलता रहा है, जो अभी भी बरकरार है। इसलिए मुझे ध्यान है 1980-82 के दौर में इंडियन एक्सप्रेस में अश्विनी सरीन ने एक स्टोरी प्रकाशित की थी
और वो 2 भागों में थी और उसका टाइटल ही ये था, नंबर 1 धौलपुर इज बीइंग गवर्न बाई 2.5 पर्सन्स, कि वहाँ सामंतवाद इतना है कि 2-2.5 परिवार ही पूरे अंचल पर राज करते हैं, वे राजनीति में आते हैं, उन्हीं के प्रशासन में दखल होती है और वही सारा का सारा जो फैसले करते हैं। दूसरा, उनने ये लिखा था कि धौलपुर इज एन ओपन मंडी फॉर वीमेन ट्रैफिकिंग, कि औरतों की खरीद फरोख्त का ये खुला मंडी वहाँ पे मिलता है। और फिर वो एक कमला नाम की लड़की को खरीद के लेकर के गए थे, उससे फिल्म भी बनी थी, लेकिन विडंबना ये है कि बाद में पता नहीं लगा कि वो कमला कहाँ चली गई। तो ये दोनों समस्याओं को मैंने उठाने का प्रयास किया था। फिर बाद में मुझे सलाह दी मित्र लोगों ने कि आप इसको 2 अलग अलग उपन्यासों में कर दीजिएगा, एक दस्यु समस्या पर केंद्रित और दूसरी जो देह व्यापार की समस्या पर केंद्रित या औरतों की खरीद फरोख्त को लेकर के। तो वो जो दूसरी समस्या है उसको मैंने अभी प्रकाशित नहीं करवाया है, उस पर काम चल रहा है। बहरहाल डांग ये जो उपन्यास है ये केंद्र में तो दस्यु समस्या को रखता है, लेकिन मैं इसे आंचलिक मानता हूँ, जिसमें आंचलिक जो भी परिदृश्य है, चाहे वो आर्थिक सामाजिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, गरीबी है, शोषण है, आधारभूत भौतिक सुविधाओं की कमी है, खनिया मजदूरों की समस्याएं हैं, ये सिलिकोसिस जो सिलिकॉन पत्थर से डस्ट निकलती है उसकी वजह से बहुत सारे लोग टीबी के मरीज हो जाते हैं, वो एक अलग से बहुत विकराल समस्या वहाँ पे है। और सुरक्षा की समस्या तो रही है, क्योंकि दस्युओं से लेकर के आज के लुटेरों तक का सिलसिला इस अंचल में रहा है। मैं अब इसकी शुरुआत में एक छोटा सा पैरा है वो मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इसकी शुरुआत मैंने की है एक हरजीनाथ नाम का बुजुर्ग जो बाबा भर्तृ गोरखनाथ के संप्रदाय का अनुयायी है। वो अपनी सारंगी पर लोक गीत लोक भजन गा गा कर सुनाया करता रहता है, घूमक कड़ी उसका जीवन है। और वो हरजीनाथ बाबा किस तरह इस कथा को ओपन करता है, उसमें शुरुआत का जो वाक्य है जो उसके मुख से निकल रहा है वो है, जाको बैरी सुख सु सोवे, जाको बैरी सुख सु सोवे, बापू जीवे को धिक्कार। ये पंक्ति आला खंड से ली गई है और आपको ध्यान है इस संपूर्ण अंचल में जो एडजॉइनिंग राजस्थान और मध्य प्रदेश का और यूपी का है, इसमें आला खंड बहुत ही लोकप्रिय है। और मेरी जानकारी के अनुसार रामचरितमानस के बाद में सबसे लोकप्रिय अगर कोई किताब है तो वो आला खंड किताब है। और इस आला खंड की जो बात आती है ये एक वीर रस से ओतप्रोत काव्य कृति है और जिसे 12वीं शताब्दी में चंदेल राजा परमार के दरबारी कवि जगनिक ने लिखा था और ये पूरे डांग अंचल में बहुत पॉपुलर है। इसलिए इस पे मैं बाबा हरजीनाथ की मुख से ये कहलवाया है कि जाको बैरी सुख सुसोवे, बापू जीवे को धिक्कार। मतलब वहाँ ये है कि बदला लेने की परंपरा, अगर किसी ने किसी के साथ कुछ किया है तो वो उसका बदला लेकर के ही उनको चैन मिलेगा। इस तरह की एक कहावत है कि जिसका बैरी अगर सुख से सो रहा है तो जिसके साथ उसने बैर या घात किया उस परिवार या उन आदमियों या उन रिश्तेदारों को चैन नहीं मिलना चाहिए, उनका जीने को ही एक तरह से धिक्कार है कि उनको बदला अवश्य लेना चाहिए। तो ये जो प्रतिशोध की जो भावना है ये उस अंचल में दिखाई देती है। और ऐसे ऐसे उदाहरण कोड्यापुरा के चौक में आला गाता हुआ नाथ बाबा अचानक रुक गया।
जैसे उसके भीतर कोई गहरा झटका लगा हो। आसमान के शून्य में कहीं हवा के बेतरतीब लटके क्षैतीरों पर उसकी नजरें अटक गई सी प्रतीत हुई, जैसे धरती पर करती रही लंबी खोज से ऊबकर अब उसे कुछ उम्मीद थी आसमान से। नाथ बाबा के सब हरजी नाथ को सारंगी बजाता हुआ डूबकर आला गा रहा था उस दिन। आला उदल की कथा का कोई चरित्र, वह उसका प्रमुख पात्र बन गया था। और यहां से ये कोडापुरा गांव में इस आला खंड की पंक्ति के साथ में इस कथा का शुरुआत होता है। मैंने रचना प्रक्रिया के दौरान ये ध्यान रखने की भी मुझे आवश्यकता नहीं थी, बट ये हुआ कि जितनी भी घटनाएं इसमें हैं और जितने भी पात्र हैं उनमें करीब करीब 70 से 80% सच हैं। वो घटनाएं सच्ची हैं, वो पात्र सच्चे हैं। मैं स्वयं भी बहुत जगह इसमें किसी न किसी रूप में आता रहा हूं, अपना नाम और अपना पद बदलते हुए। जो घटनाएं हैं उनको मैंने एक कथात्मक मोड़ जरूर दिया है। जो पात्र हैं मैंने उनके नाम बदले हैं, जो जरूरी था मेरे लिए। मैं सीधा ना आकर के दूसरे पुलिस अफसरों के रूप में आता हूं, जो कहीं पुलिस इंस्पेक्टर है, कहीं प्रोबेशनर ट्रेनी है आईपीएस, कहीं एसपी हैं और कहीं आगे उच्च पदों पर भी उसके संकेत या उसके इंप्रेशंस दिखाई दे सकते हैं। वो है जो मेरी आंखों के आगे घटित हुई है, मैं उसमें हिस्सा हूं, लेकिन मुझे उसमें तब्दीलियां करनी पड़ी। हाँ, जो भूत दृश्य हैं वो असल है, लेकिन उनका जो चित्रण है वो एक लेखक जिस तरह करता है उस तरह का ही हुआ है। इसलिए कल्पनाएं इसमें बहुत कम है और हकीकत इसमें पर्याप्त मात्रा में आपको मिलेंगी। मैं इसका दूसरा अंश मैं आपको पढ़ने जा रहा हूं। इससे पहले ये मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसमें एक उमराव नाम का एक डाकू पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है और वो एक तरह से डकैत गिरोह का स्थायी या सक्रिय सदस्य नहीं है। वह उनको रोटी पानी देने जाता था और एक सहयोग करने वाले के रूप में वो इस कथा में जुड़ता है। लेकिन चूंकि डकैत गिरोह से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी तरह रखे, उनका सहयोग करे, उनको मदद करे, उनको कोई साजो सामान पहुंचाए, तो वो भी उस दल का सदस्य माना जाता है कानूनन हिसाब से। इसलिए पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और उससे लंबी पूछताछ की और पूछताछ के बाद उस जो बड़ा गिरोह था उस तक पुलिस पहुंची। उन दिनों एक छोटा ट्रांजिस्टर हुआ करता था जो शुरुआती मोबाइल की शक्ल का, जिससे हम ये कमेंट्री सुना करते थे क्रिकेट की। मैंने उस को और वहाँ पे जो एक भदौरिया नाम का हमने बताया कि एक थानेदार उससे तफ्तीश पूछताछ कर रहा था, वो असल में मैं ही था। और मैंने वो ट्रांजिस्टर को लेकर के उस उमराव को कहा कि बेटा ये एक ऐसी मशीन आई है जो लाखों रुपए की है,
और 1.5-2 लाख रुपए की मशीन ये किसी से पूछताछ करने के दौरान सच और झूठ को निकलवाने के लिए होती है। कोई इसको इस्तेमाल करने के दौरान झूठ नहीं बोल सकता। और यूँ करके इसमें एक प्रसंग आता है और मैं उससे पूछता हूँ, कुमराव अब तुम बताओ, देखो ये मशीन है, ये आई है, ये यहाँ नहीं मिली है, राजस्थान, पूरे राजस्थान में जयपुर राजधानी में पुलिस मुख्यालय में ये है और वहाँ से मैंने मंगाई है इसको कुछ दिनों के लिए और ख़ास करके तेरे से पूछताछ करने के दौरान, तो तू सही सही बताना। तो वो उसके एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में आता है और वो बताता चलता है मुझे। मैं उसका जो बटन है उसको आगे पीछे घुमा करके जो लाल उसकी जो सुई है उसको बताता हूँ, देखो इतना तूने बता दिया, अब 50% हो गया, अब 60% हो गया। फिर वो कहता है कि बाबूजी मुझे और तला, जो मशीन है, मशीन तो झूठ बोलेगी नहीं, मेरे से गलती है, मुझे याद करने दो। फिर बीच बीच में वो थोड़ा सा उसको वक्त दिया जाता है और वो सोचे, कहता है कि बाबूजी अब आ जाओ, एक आध चीज़ें और याद आई है। तो यूँ करके वो कुछ बताता है, कई डकैतियों का उसने पेट से अपनी बात को उगला, कबूल किया कि मैं उस गिरोह में उस डकैती के दौरान संगत में था, उस डकैती के दौरान संग में था, उन्होंने वो डकैती डाली जब मैं मौके पे नहीं था, मैं बाहर रह गया था गांव के। तो यूँ बहुत सारी बातें उसने बताई। फिर मैंने लगा कि इसके भीतर और कुछ बात हो सकती है या एक साइकोलॉजिकल देखने वाली बात है। मैं हर चंद ये कोशिश कर रहा हूँ, मेरी कोशिश ये किसी तरह इसके पेट में घुस के सारी बातें निकलवा लूँ और बिना कोई थर्ड डिग्री मेजर्स को अपनाते हुए इस मशीन के सहारे। एक प्रयोग भी करना था हमें कि हम क्यों यूज़ करें इस तरह के जो दूसरे हथकंडे, उनको हम सीधे सीधे पूछे तरीके से पूछे, चाहे वक्त लग जाए। तो ये हमारे जो साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन में आता है, तो इसको मैंने उस रूप में लिया। अब वो फिर एक जगह आके अटक गया। मैंने सुई को कहा कि देख बेटा, 80% तू सही बता रहा है, रुपए में 14 ना तेने सही बता दिया, लेकिन अभी भी करीब 20% तेरे भीतर बात है, ये मशीन कह रही है, मैं नहीं कह रहा। तो उसने फिर वही कहा कि हाँ बाबूजी, मशीन तो झूठ नहीं बोलेगी, सही कहेगी। तो फिर बाद में उसने कहा, बाबूजी एक बात बताओ, डकैती लूट की कोई बात मेरे को अब ध्यान में नहीं है और पक्का कहता हूं मैंने सारी चीजें याद कर ली। फिर उसने बड़े भोले भाव से ये कहा कि बाबूजी एक बात बताओ। उसने अपनी उस भाषा में कहा जो डांग की भाषा है, ब्रज मिश्रित, कि बाबूजी काई में भैंसन की चोरीन की बातें भी आवेगा। मैंने कहा भैया चोरी तो चोरी है, अपराध है, वो भी आएगा। तब उसने दोनों हाथ बजा के यो कहा, हाँ ये बात हुई ना, अब बाबूजी लिखो। तब उसने 3-4 भैंसों की चोरी की वारदातें बताई। फिर मैंने कहा बेटा अब ठीक है। लेकिन मैंने जैसा बताया कि उमराव उस तरह का अभ्यस्त डकैत नहीं था, डकैत गिरोह का स्थायी सदस्य नहीं था, सक्रिय सदस्य नहीं था। केवल बाई चांस, बदकिस्मती से वो उनको एक बार खाना पहुंचा दिया, फिर उन्होंने उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि तू एक बार आ गया कब्जे में तो तेरे को जुड़ना होगा, और वो उसको इस्तेमाल करते रहे डकैत गिरोह। अब उसकी जो वेदना है, उसके बाद में वो मुकदमा चलता है, उसको सरकारी गवाह बना लिया जाता है और वो फिर बाद में उसके व्यवहार को देखते हुए, उसकी जो केस में उसने सरकारी पक्ष की मदद की उसको देखते हुए, और वो सरकारी गवाह के रूप में सही ठेठ तक खरा उतरा, इसे देखते हुए वो बरी हो जाता है और बरी होने के बाद वो सामान्य जिंदगी में वापस लौट चला जाता है। उसका एक प्रसंग मैं यहाँ पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ। डाकू गिरोह में सम्मिलित होने की उमराव की व्यवस्था। डाकू गिरोह में सम्मिलित होने की उमराव की व्यवस्था व उसके संपूर्ण चाल चलन को देखते हुए शेष डाकुओं को सजा दिलाने के मकसद से उमराव को सरकारी गवाह रख लिया गया। उसी रूप में मुकदमों का चालान संबंधित अदालतों में पेश किया गया। उमराव गवाही पर खरा उतरा और अंत में उसे बरी कर दिया गया। डांग के इलाके में जितने बेतरतीब पहाड़ थे, जितने ऊबड़ खाबड़ पठार थे, जितने बिहड़ी दर्रे व धसान थे, जितने बेटे
आशंकाओं, अनिश्चितताओं, अभावों युक्त वहाँ के इंसानों के जीवन में जितनी समस्याएं थी, वैसी ही अनगिनत बाधाओं को पार करता हुआ उमराव पुणे सामान्य दशा में आ गया। सामान्य जीवन से ही तो वह जीवन की असामान्य अवस्था में पहुंचा था। इस आकस्मिक भटकाव से वापस आने में उसे वर्षों लगे। तब तक उसकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा व्यर्थ में ही चला गया था। अब वह जीवन को फिर से पटरी पर लाना चाहता था। बारेठा का बांध, भरतपुर जिले में बारेठा का बांध है जो एक नदी पर है। बारेठा के बांध की पाल पर खड़े हुए बरगद के पेड़ की जड़ों में उमराव बैठा हुआ था। डांग की धरती के तहखानों में दबी हुई दस्यु जीवन से पूर्व की स्मृतियां बरगद की जटाओं से लटकती हुई आंखों के सामने झूलने लगी। उमराव को प्रतीत हुआ जैसे वह कोई बायोस्कोप देख रहा हो, जिसमें माँ की छवि, उसकी गोद में नन्हा शिशु, बाप की उंगली पकड़े हुए बालक, भरतपुर के राजा की कोठी के उपवन में खेलता हुआ, कीरों के बच्चों के संग जल क्रीड़ा करता हुआ, कीर जो सिंगाड़े वगैरह पैदा करते हैं नदी के तीरों पर, मछलियों की हरकतों व उन्हें जाल में पकड़ते हुए मछुआरे युवकों के कर्तव्यों को निहारता हुआ किशोर, और अंत में बारेठा के बांध की पाल तले अवस्थित सिंचाई विभाग के विश्रामालय की देखभाल करता हुआ युवक सहित सब कुछ स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगा। जीवन स्मृतियों की श्रृंखला को एक एक देखने के पश्चात उमराव ने अपने नेत्र मूंद लिए। आसमान के शून्य में काफी देर तक वह पूरी तरह खोया सा रहा। मनुष्य के तेज गति के घूमते चक्र में वह अपनी पहचान को खोजने लगा। उसके मस्तिष्क में कई प्रश्न खड़े होने लगे। एक मनुष्य के भीतर कितना दस्यु होता है और एक दस्यु के चित्त में कितना अंश मनुष्य का। मैं डाकू बनने से पहले एक आम आदमी था, फिर भी क्या मेरे भीतर कहीं गुपचुप कोई डाकू विकसित हो रहा था? जब मैं डकैत बन गया और एक अपराधी का जीवन जी रहा था, तब मेरे अंदर कितना मनुष्य शेष था। अब मैं क्या पूरी तरह से एक सामान्य मनुष्य में पुनः परिवर्तित हो चुका हूं, अथवा अभी मुझ में डाकू के अवशेष जीवित हैं? प्रश्नों के दलदल से निकलकर कुछ क्षण पश्चात गंभीर होकर वह सोचने लगा। वातावरण भी गंभीर लग रहा था। पवन स्थिर, वट वृक्ष ध्यानमग्न, आम्रकुंज तटस्थ, डांग के पर्वतांचल के मध्य में निर्मित उस बांध की पाल पर उमराव नितांत एकांत में था। चहुं ओर निपट नीरवता पसरी हुई थी। पर्वत घाटियों में अचानक कोई अज्ञात वाणी प्रतिध्वनित होने लगती है, जिसे सृष्टि के समस्त जड़ चेतन सुन रहे थे। इन्वर्टेड कॉमर्स। जितना बदमाश इलाका है डांग का, उतना ही भोला। आदमी की आदमियत से हर तरफ झलकती मिलती है। आदमी की आदमियत हर तरफ झलकती मिलती है। हर आदमियत के दो छोर होते हैं, एक से बदमाशी, दूसरे सिरे से नेकमाशी पैदा होती। यह बात मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि पूरी भौगोलिकता पर लागू होती है। नेता हैं, सेठ हैं, अफसर हैं, उनके भ्रमण हैं, उनके कैंप लगते हैं, जन कल्याणकारी संगठनों के बहुप्रचारित कार्यक्रम के उद्घाटन होते हैं, और उनके साथ होता है पूरा का पूरा सरकारी लवाजमा, सजावट, ढोल ढमाका, मीडिया, लेकिन भौतिक यथास्थिति बरकरार है। सरकारी नीतियां हैं, योजनाएं हैं, बजट हैं, फाइलें बनती हैं, निस्तारित होती हैं, किंतु लोगों की जीवन दशा में कोई परिवर्तन नहीं। डांग के जो हालात है उनका यह चित्रण है। अभियान चलाए जाते हैं, टारगेट दिए जाते हैं, आंकड़े, प्रतिवेदन, विश्लेषण किए जाते हैं, और बैठक, विमर्श, प्रेस वार्ता वगैरह के माध्यम से गत वर्षों की तुलना में प्रति वर्तमान वर्ष सफलता एवं उपलब्धियों के ऊंचे ऊंचे दावे किए जाते हैं। हर साल सब कुछ चालू होता दिखाया जाता है, लेकिन सब कुछ अडिग है। बहुत प्रगति हो रही होगी, परंतु इस डांग के क्षेत्र के लिए समय की सुई प्रकट तौर पर जहां की तहां
ठहरी हुई प्रतीत होती है। ये दूसरी बात है कि प्रच्छन्न रूप में पृथ्वी के अन्य भूभागों के समान इस डांग के पहाड़ पठार बियड़ों के अंदर भी काल चक्र की घूमते रहने की अनुभूति की जा सकती है। यहाँ के नद नदी झील झरने सरोवरों की हिलती डुलती जल सतह के ऊपर भी समय के पद चिन्ह परिलक्षित किए जा सकते हैं। धरती के इस टुकड़े में निर्मित विकसित सड़क पगडंडी मोड़ घुमावों के वातावरण में भी वक्त की आहट सुनी जा सकती है। युग यहाँ से परिवर्तित हुए होंगे ही, यहाँ के उबड़ खाबड़पन के बीच से भी संवत्सरों के मार्ग तय हुए होंगे। कटे फटे उठते गिरते आड़े टेढ़े दर्रे धसानों से भरे हुए डांग के भूदृश्यों की दरारों में भी कालखंडों की कड़ियों को जोड़कर समझा जा सकता है। इस धरा के वायुमंडल क्षितिज दिशाओं आकाश व अंतरिक्षों के अनंत विस्तार में भी आदिकाल से कि गत्यात्मकता के स्पंदन क्रम को अनुभूत किया जा सकता है। इस धरा के वायुमंडल क्षितिज दिशाओं आकाश अंतरिक्षों के अनंत विस्तार में भी आदिकाल से आदिकाल तक की गत्यात्मकता के स्पंदन क्रम को अनुभूत किया जा सकता है। और यहाँ की भोर दोपहर व संध्याओं की ऋतु आधारित भाव भंगिमाओं के नेपथ्य में प्रदर्शित परिवर्तन के नैरंतर्य का सकता है। असल में देखा जाए तो डांग की धरती और आसमान को समेटते हुए सृष्टि के प्रत्येक तत्व एवं उसकी नैसर्गिकता में पल पल परिवर्तन का क्रम निरंतर चल रहा है। यह परिवर्तन प्रत्येक दृष्टि से यथास्थिति का प्रतिरोध किए जा रहा है, किंतु जो यहाँ का जनसाधारण है, चाहे वे कृषक है, श्रमिक है, शिल्पी है, सेवक हैं, पशुपालक हैं, वनोपजीवी हैं, डेराबंद घुमंतु जन समूह हैं अथवा हरजीनाथ जैसे यायावर हैं, उन सब के इर्द गिर्द काल चक्र क्यों नहीं घूमता, परिवर्तन की आहट क्यों नहीं सुनाई देती, लोकतांत्रिक सहभागिता और विकास में साझेदारी क्यों नहीं दिखाई देती। वही सदियों पुरानी भूख कुपोषण बीमारी गरीबी के साथ जीवन के लिए आधारभूत अनिवार्य भौतिक सुविधाओं का अभाव और तज्जन्य अपुष्ट बचपन उमंगहीन युवावस्था अशक्त प्रौढ़त्व और अंत में समय से पूर्व ही मृत्यु का आह्वान करने के लिए अभिशप्त कष्टप्रद बुढ़ापा। ऐसा नहीं है कि डांग की इस भूमि ने बदलाव नहीं देखे हैं, लेकिन ये सारे बदलाव मनुष्यों के एक विशिष्ट वर्ग के खातों में जमा हुए हैं। यहाँ राजनेताओं के कद ऊंचे उठे हैं, सेठों की तोंद फैली है, सरकारी अफसर कर्मचारियों के घरों में समृद्धि बढ़ी है, ठेकेदारों दलालों वकीलों व ऐसे ही अन्य लोगों के यहाँ बदलाव खुशहाली का बदलाव आया है। खास आदमी की खुशहाली और आम आदमी की बदहाली का एकमात्र कारण जो आसानी से समझ में आता है वह है खास आदमी की बदमाशी और आम आदमी का भोलापन। अखिल ब्रह्मांड को जो नेति नेति मानकर डांग के जनसाधारण के लिए उसकी चर्चा करने का कोई और नहीं है, किंतु पृथ्वी के चराचर के रचयिता एक ही विधाता ने इस डांग के मानव समाज के वर्चस्ववादी वर्ग के लिए तो अपने कोमल कर कमलों से चौमुखी सौभाग्य का ग्रंथ सृजित किया और श्रम सन्नद्ध साधारण मनुष्य के दुर्भाग्य को अपने कठोर हाथों से कागज के फटे टुकड़े पर लिख दिया। इसके आगे की विडंबना यह है कि इस दैवीय योजना को उस अभागे इंसान के दिलो दिमाग में हमेशा के लिए बैठा दिया गया ताकि वह कोई प्रतिकार नहीं कर सके, अपने तथाकथित भाग्य के शिलाखंड को पलटने का संकल्प नहीं कर बैठे, अपनी हथेलियों की भाग्य रेखाओं को स्वयं परिवर्तित नहीं कर सके। जो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था ऊंच नीच वर्चस्ववाद उसके संकेत। डांग की उस घाटी से गूंजती हुई प्रतिध्वनि जो ही शांत हुई तो ही बांध के पानी में छपाक की सी जोरदार आवाज आई, जिसे सुनकर उमराव की एकाग्रता भंग हुई। वाह वाह रे उमराव गुजर प्यारे, छोटी सी जिंदगी में क्या कुछ देखता चला गया। उसके मुंह से यकायक यह स्वर निकला। अंगड़ाई लेता हुआ वह बरगद की गोदी से उठ खड़ा हुआ, बांध की पाल पर चढ़ा, पाल को लांघता हुआ जलाशय के तीर पर चला। तीसरा पहर ढलने को था
बांध की पश्चिम दिशा में खड़ी पहाड़ी की ओट में सूरज चला गया था। पहाड़ी की छाया बांध के पानी को अनाभासी गति से ढकती चली जा रही थी। उस शीत ऋतु में जल से लबालब भरे हुए बांध में नाना प्रकार की प्रजातियों के पक्षियों की अटखेलियां दृश्यमान थी। भरतपुर के घना नामक वनांचल में विकसित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान के बाद देसी विदेशी पक्षियों की गतिविधियों को निकट से कहीं निहारने के लिए जो स्थल उन दिनों आकर्षण का केंद्र था वह था यही बांध बारेठा। मंथर मंथर गति से चल रही पवन लहरियों के समान ही जलाशय में लहरें उठ चल रही थी। उन लहरों के मध्य में पक्षियों के अनगिनत झुंड तैर रहे थे। बांध के समस्त वातावरण में उनका कलरव गूंज रहा था। बड़ा मनोरम दृश्य था वह जिसने उमराव की मनोदशा को बदल दिया। अब वह इस प्राकृतिक छटा के मोह में मग्न हो रहा था। टहलता हुआ वह बांध के जल निकास बिंदु पर पहुंच गया। सिंचाई द्वार से पानी नहर के रास्ते दूर दूर तक खेतों में जा रहा था। खेतों में गन्ना, सरसों, गेहूं, मटर आदि की फसल लहलहा रही थी। बांध की पाल के मध्य में निर्मित उस सिंचाई द्वार से भले ही दूर जाता हुआ नहर का पानी खेतों का दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी उमराव अपने अनुभव नेत्रों से यह सब निहार रहा था। बांध का उफान एवं एकत्रित जल का अतिरेक बारेठा नदी में बहकर गंभीरी नदी में चला जाता है और वहां से बाणगंगा, फिर चंबल, यमुना और गंगा होता हुआ बंगाल की खाड़ी में एक सूरज की ओट में धंसता चला जा रहा था। सूरज पहाड़ी की ओट में धंसता चला जा रहा था। बांध की जलराशि पर पहाड़ी की छाया गहराती आ रही थी। पक्षी प्रजातियों की पहचान सने दी जा रही थी। बांध के डाक बंगले की छत पर नया चौकीदार ट्रांजिस्टर लिए बैठा हुआ था। वह फिल्मी गीत सुन रहा था। आकाशवाणी के मुंबई स्थित विविध भारती केंद्र में बज रहा एक गीत विद्युत चुंबकीय ध्वनि तरंगों के माध्यम से डांग के इस दूर दराज अंचल के वायुमंडल में सुनाई दे रहा था, जिसके बोल थे, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। कैसी विकट विडंबना है डांग के नाम से पहचाने जाने वाली इस धरती की कि आसमान में मुंबई महानगर से चलकर फिल्मी गीत की धुन कितने नदी, नालों, पर्वत, अरण्यों को पार करती हुई पहाड़ों के मध्य निर्मित बारेठा के बांध तक क्षण भर के भीतर आसानी से पहुंच जाती है। किंतु लोकतंत्र और विकास का कोई भी हिस्सा देश की राजधानी दिल्ली या राज्य की राजधानी जयपुर अथवा जिला भरतपुर के मुख्यालय से यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। दोस्तों, ये डांग की त्रासदी है। इस उपन्यास में पुलिस का कई पात्र शामिल हुए, कई घटनाएं शामिल हुई है। पुलिस कर्म के विभिन्न गतिविधियों को दिखाने का प्रयास किया गया है। वहां हर तरह के पुलिस अधिकारी मिल जाएंगे। बदमाश भी हैं, उनमें अच्छे भी हैं, बहुत होनहार उत्साही भी हैं और बहुत सही काम करने वाले भी हैं, गलत काम करने वाले भी हैं। इसी तरह का एक चरित्र एक विकास कुमार नाम के एक पुलिस का एसपी होता है, कुमार विवेक नाम का। कुमार विवेक की चर्चा है। और पंचायतों के चुनाव हो जाते हैं। दस्यु समस्या को खत्म करने के लिए दस्यु उन्मूलन अभियान चलाया जाता है, जो सफल होता है। और दूसरे स्तरों पर भी काफ़ी कामयाबियां मिलने के बाद में जब कुमार विवेक ये सोचते हैं कि अब मुझे कुछ अवकाश लेना चाहिए, छुट्टी पर जाना चाहिए, ताकि मैं भी थोड़ा आराम करूं, मैं भी अपने बीवी बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारूं, तो वह एक पत्र लिखता है पुलिस के मुखिया को, महानिदेशक को,
उस पत्र को मैंने यहाँ, जो काल्पनिक है, उसको यहाँ इस्तेमाल किया है। मैं उस पत्र को पढ़ रहा हूँ क्योंकि पुलिस इतनी व्यस्त रहती है कि रात दिन वो काम करती है और जिनके बीच काम करती है, मुझे एक बात कहने का मन कर रहा है कि रात के अनुभव जितने पुलिस अधिकारियों को होते हैं उतने किसी और को नहीं। क्योंकि बदमाश लोग अपना कारगुजारी रात में करते हैं ज़्यादातर, और रात भर पुलिस वालों को ना होता है। इसलिए रात के अनुभवों को किस रूप में लेते, मैंने तो लिया है। मैंने रात में नक्षत्रों को देखा है, अंतरिक्ष को देखा है, सुनसान वातावरण को देखा है, वन्य जीवों के या देहाती इलाके में रात में शिकार करते हुए जीवों को देखा है। और मुझे जब बेहद संतोष मिलता जब मैं ये कहता अपने साथियों से कि देखो, हम जग रहे हैं तो ये बस्ती सो रही है, अगर हम सो गए तो बस्ती जगेगी, क्योंकि बदमाश लोग अपनी कारगुजारियां करेंगे। ऐसे व्यस्त और असाधारण परिस्थितियों में, असामान्य परिस्थितियों में पुलिस को काम करना पड़ता है। उसे भी छुट्टी चाहिए होती है। छुट्टी उसके लिए सबसे बड़ा अवसर होता है जिसको वो एंजॉय करता है। वैसे वो घर परिवार से दूर रहता है, घर परिवार साथ है तो भी वो उससे दूर रहता है। वो रात दिन पुलिस के बारे में सोचता है, पुलिस के ही उसको सपने आते हैं, अच्छे बुरे। विवेक कुमार विवेक का ये पत्र है। आदरणीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय, आईजी को लिखता है वो, जो कंसर्न आईजी रेंज है वो उसका कंट्रोलिंग अधिकारी होता है। आदरणीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय, भरतपुर रेंज, भरतपुर, क्योंकि जो धौलपुर में तैनात है तो भरतपुर रेंज में उसका आईजी बैठता है। सविनय निवेदन है कि डाकुओं के गिरोहों के लिए जो धौलपुर जिला बदनाम हुआ करता था, चंबल के बीहड़ों में, डांग के पठारी पहाड़ी क्षेत्र में वैसे सशस्त्र और संगठित पूर्णकालिक दस्यु दल अब इतिहास के किस्से बनकर रह गए हैं। हम सुना करते थे मान सिंह राठौड़, माधो सिंह, तहसीलदार सिंह, कप्तान सिंह, पुतलीबाई जैसे डाकू मुखियाओं के नाम और उनके किस्से। वैसे ही हमारे जमाने के डकैत मौर सिंह, सरनाम सिंह, नरपत सिंह, विद्या, बेदरिया वगैरह अब निकट भविष्य की अपराध कथाओं में आया करेंगे, क्योंकि हमने उनका समूह नाश कर दिया है या पकड़ लिया है। अब अपहरण में लूट की घटनाओं का ग्राफ भी काफ़ी नीचे लुढ़क गया है। दस्यु समस्या के पश्चात चंबल क्षेत्र में पैदा होने वाले रेत बजरी माफिया पर पूर्ण अंकुश लगा दिया गया है। इन दोनों किस्म के बड़े अपराधों को काबू में करने के लिए धौलपुर पुलिस ने आपके आशीर्वाद से दिन रात एक कर दिया था। एक एक सिपाही ने अपने काम के प्रत्येक पल को चुनौती के रूप में लिया था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है एएसआई बने सिंह जाटव का बलिदान। रेत माफियाओं से भिड़ते हुए, लड़ते हुए, मुठभेड़ करते वो एएसआई शहीद हुआ। जिले का समस्त पुलिस बल अपने घर परिवार को भूला सा रहा। वह पूरी तरह समर्पित हो गया था विभिन्न अभियानों में। पुलिस बल का हर एक अधिकारी व जवान इस महाभारत का रथी, अधिरथी, महारथी बन गया था। प्राण प्रण से अपना तन मन झोंक दिया था अपराध नियंत्रण व अपराधियों की धरपकड़ में। मिसाल कायम हो ऐसी टीम भावना मुझे पुलिस की सेवा में पहले देखने को नहीं मिली। मैं हर तरह से संतुष्ट हुआ और अभिभूत। गत 6 माह की समयावधि धौलपुर पुलिस के लिए बेहद मेहनत, दबाव, तनाव, चुनौतियों, खतरों से भरी रही। दिन रात की गश्त, नाकाबंदी, दबिश, धरपकड़, मुठभेड़, कुल मिलाकर पुलिस के 24 घंटे अपराध और अपराधियों की दुनिया के हवाले रहे। निजी जिंदगी हर तरह से स्थगित। तनाव प्रबंधन के सारे गुर भूल गए थे हम लोग। शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए समय निकालना असंभव हो गया था। खाना पीना सब अव्यवस्थित। किसी अधिकारी या जवान ने छुट्टी की सोची तक नहीं। जिस दिन से हमें दोनों किस्म के अपराधों को नियंत्रित करने में सफलता अर्जित हुई, उसी दिन से मैंने पुलिसकर्मियों को अवकाश देने का बीड़ा उठाया। अब तक कोई बंदा ऐसा नहीं बचा जो छुट्टी पर नहीं गया हो। रोटेशन से उनको छुट्टियां दी जाती रही। अब मेरा आग्रह है कि मैं भी कुछ दिनों के लिए अवकाश पर जाऊं।
रात दिन अपराध व अपराधियों के विषय में सोचते सोचते सपने भी ऐसे ही आने लग गए हैं। मेरी इच्छा है जागृत व निद्रावस्था में इस माहौल से छुटकारा पाऊं। धौलपुर की इस डांग व चंबल नदी से दूर मैं देखना चाहता हूं उन पर्वत श्रृंखलाओं को जहां मेरे एसपी होने का कोई संबंध नहीं हो। मैं उन अरण्याचलों में विचरण करना चाहता हूं जिनमें किसी तरह के दस्यु दल अथवा माफिया न हो। मैं उन बागों में घूमना चाहता हूं जहां कोयल कूक रही हो, मयूर नाच रहे हो, मधमाता पवन बह रहा हो, फूल खिल रहे हो, कोंपलें फूट रही हो, धूप की नन्ही पत्तियां झूम रही हो। मैं नौका विहार करना चाहता हूं चांदनी रातों में उन नदियों की लहरों पर जहां बंदूक की गोलियों की आवाजें नहीं सुनाई दे। मैं टहलना चाहता हूं सांझ सवेरे पक्षियों के कलरवों के बीच। मैं निहारना चाहता हूं उस निरभ्र नभ को जो भरा हो नक्षत्र रत्नों से, आकाश गंगा की मणि मेखला से गुंजायमान हो ध्रुव तारे की परिक्रमा करते सप्त ऋषियों की के ऋचा गान से। इन सब के बीच भावनाओं के सागर में डूबकर करना चाहता हूं प्रेम मेरी पत्नी से जो मुझसे मिलने की प्रतीक्षा करती रहती है प्रतिपल। आखिरी पैरा है इस पत्र का। आदरणीय सर, कहते ही पुलिस वालों को फुर्सत मिलती है शमशान या कब्र में। मैं इस कहावती मिथक को तोड़ना चाहता हूं। पुलिस विभाग से संबंधित यह एक क्रूर यथार्थ है कि सेवानिवृत्ति के बाद पुलिस वालों का जीवन सोपान अन्य की तुलना में कम अवधि का होता है। ये सर्वेक्षणों के निष्कर्ष हैं। यह इसलिए कि हम लोगों का पुलिस कर्म से बाहर बीच बीच में स्थान व ध्यान परिवर्तन अनिवार्य है जो सामान्यतः नहीं के बराबर होता है। मैं इस प्रस्तावित व निवेदित अवकाश कालावधि में वह सब करना चाहता हूं जो मुझे पुलिस अधिकारी के साथ साथ एक अच्छा मनुष्य भी बनने में सहायता करे। कृपया मेरा इच्छित अवकाश स्वीकृत कर मुझे अनुग्रहित करने का कष्ट करें। आवेदनकर्ता कुमार विवेक, पुलिस अधीक्षक, जिला धौलपुर। दोस्तों, देरी से शुरू हुआ था इसलिए मैं कुछ समय लेना चाहता हूं और इस उपन्यास का जो अंत होता है तब तक दस्युओं की समस्या उस रूप में कम हो जाती है। संगठित गिरोहों की सक्रियता बिल्कुल नहीं के बराबर है। लोग लूट या चौथ वसूली करने के काम में जरूर लगे हुए हैं। माहौल बदला हुआ, दूसरी समस्याएं पैदा होती हैं। मान सिंह डाकू जिसका जिक्र किया, उसकी नौटंकियां बहुत लोकप्रिय रही है। उसके गांव में मुझे आश्चर्य है ये कहते हुए कि उसके गांव में मान सिंह और उसकी पत्नी की प्रतिमाएं एक मंदिर में बनी हुई है और मंदिर उसके परिवार वालों ने बनाया था मुठभेड़ में उसके मारे जाने के बाद, और सुबह शाम उस डाकू और उसकी पत्नी की पूजा होती है। ऐसा भी अगर कहीं हो सकता है तो डांग में ही ये अजूबा हो सकता है जिसे उसे गांव में जाके देखा जा सकता है। उसकी नौटंकी चलती है और फिर बाबा हरजी नाथ एक सूत्रधार के रूप में आगे आता है। कहानी का अंत किस तरह होता है, इस प्रसंग को लेकर के मैं थोड़े अंश हैं उनको मैं इस अध्याय के अंशों को मैं अलग अलग टुकड़ों में देखकर पढ़ रहा हूं। डाकू सम्राट मान सिंह वाली नौटंकी को न जाने कब से देख रहा था हरजीनाथ। किसी का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं था। बीहड़ों में नौटंकी चल रही है, सुरक्षित है, पुलिस का पहरा है, मनोरंजन हो रहा है लोग का, देहात का, लोग उसको देख रहे हैं। हरजीनाथ भी वहां पहुंच जाता है लेकिन वो नौटंकी स्थल से थोड़ा दूर है। डाकू सम्राट मान सिंह वाली नौटंकी को न जाने कब से देख रहा था हरजीनाथ। किसी का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं। बेशक उसे पहचानने वाला वहां कोई नहीं होगा, फिर भी कंधे पर सारंगी लटकाए वह एक हाथ में उस साज के गज तंतु घर्षण पुर्जा, उसको गज कहते हैं,
साज के गज को थामे एक गैरवे कणवेशधारी नाथ की तरफ किसी न किसी की नज़रें तो उठनी ही चाहिए थी। ऐसा नहीं होना कोई अनहोनी बात भी नहीं थी, क्योंकि उसकी वेशभूषा एक वैरागी की थी, इसलिए किसी का ध्यान तो जाना चाहिए। शुरू में ध्यान नहीं जा रहा था। ऐसा नहीं होना कोई अनहोनी बात भी नहीं, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आखिर मान सिंह राठौड़ नाम से प्रसिद्ध एक इज्जतदार ठाकुर के दुर्दांत दस्यु के रूप में परिवर्तित होने, डांग अंचल में उसके द्वारा लोक नायक की ख्याति अर्जित करने और जीवन के अंतिम क्षणों में पुणे कुख्यात डकैत के नाम से पुलिस मुठभेड़ में हुई मृत्यु की नौटंकी के खेल के सामने एक घुमक्कड़ ज्योति के प्रति जोगी के प्रति कैसा आकर्षण, इसलिए उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है। बूढ़ापा इंसान को बार बार अपने अतीत की तरफ लौटाता है। हरजीनाथ भी वहां कितने दिन रहता, उसे अपनी धरा याद आई और उज्जैन की क्षिप्रा नदी ने उसे चंबल की राह दिखा दी। वो डांग क्षेत्र से जाता है, उसका जो आराध्य है भर्तृहरि महाराज, उसकी गुफाओं पे चला जाता है उज्जैनी नगरी में, और फिर वहां से लौट के डांग में आ जाता है। वो बूढ़ापा इंसान को बार बार अपने अतीत की तरफ लौटाता है। हरजीनाथ भी वहां कितने दिन रहता, उसे अपनी धरा याद आई और उज्जैन की क्षिप्रा नदी ने उसे चंबल की राह दिखा दी। चंबल की बाहों में बसी बस्तियों से गुजरता हुआ हरजीनाथ धौलपुर के निकट बिहड़ों में अवस्थित शेरशाह सूरी के किले के खंडरों में आ गया, जहां डाकू सरगना मान सिंह राठौड़ के जीवन पर निर्मित नौटंकी खेली गई। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड जब बनाया था तो उसका किले के खंडर धौलपुर के पास में है, इस शेरशाह सूरी का किला कहा जाता है। आयोजक, कलाकार, श्रोतागण सब अपने अपने ठिकानों की तरफ प्रस्थान कर चुके थे, नौटंकी खत्म हो चुकी थी। शेरशाह सूरी के किले में फिर से सन्नाटा छाने लगा था। चंबल के बीहड़ों के बीच नौटंकी के लिए तैयार समतल भूस्थल के उस निस्वन एकांत के छोर पर भूरी रेत के एक ढूंढ पर बैठा हुआ हरजीनाथ शरदोत्सव के सौंदर्य से समृद्ध नभ मंडल को कुछ देर तक निहारता रहा। वो शरद पूर्णिमा की रात थी। बचपन में उसने बुजुर्गों के मुख से सुना था कि मरने के बाद मनुष्य आकाश का तारा बनकर चमकने लगता है। जिस एकाग्र चित्त एवं एक आसमान को देख रहा था, उससे ऐसा आभासित हुआ जैसे वह आकाश के नक्षत्रों में अपने माँ बाप को ढूंढ रहा हो, जो बहुत अरसा पहले गुजर गए थे। फिर वह कुछ महीनों पहले शांत हुए अपने दोस्त सेवानिवृत्त डिप्टी एसपी मुरलीधर के सितारे को पहचानने का प्रयास कर रहा था, अथवा कोडापुरा वाले अपने आत्मीय श्रीफल गुजर के नक्षत्र की टोह ले रहा था। बार बार वह अपनी बूढ़ी डबडबाई आंखों को वह बुदबुदाया, भैया इन बुढ़ियाई अखियंते अब कुछ ना दिखे, इन बूढ़ी आंखों से कुछ नहीं दिखता। एक जमाने में यही आंखियां उड़ती चिरैया पकड़ लेती, उड़ती हुई चिड़िया को पकड़ लिया करती थी। आंखें के वो किते जा रही है, कि वो कहाँ जा रही है, अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अंतरिक्ष के नक्षत्रों में मैं कैसे पहचानूं उन नक्षत्रों को, उन सितारों को जो मेरे माँ बाप के होंगे, कोडापुरा के मेरे मित्र श्रीफल गुजर के हो, या मेरे दूसरे दोस्त मुरलीधर डिप्टी एसपी का हो। हरजीनाथ जिस ढूंढ पर बैठा हुआ था वहां से उठ खड़ा हुआ और चल दिया। उसकी कोई तयशुदा मंजिल नहीं थी। गमा, घेर, बमरोली, सहारनपुर गांव के बिहड़ों को पार करता हुआ वह चंबल के तट पर पहुंचा। वहां से तिगरा गांव की उबड़ खाबड़ बसावट स्पष्ट दिखाई दे रही थी। नदी गहरी नहीं थी। नदी के दोनों तटों पर मुख्य रूप से पटेरा, गोंदरा व सरपत कांस की ऊंची घास उगी हुई थी। शरद पूर्णिमा की उस ढलती रात में मंद मंद बह रहे पवन के प्रभाव से घास की कतारें झूम रही थीं। कांस कूंचों के माथों पर तांबई वर्णी झोरे फूले हुए थे। रात का वह अंतिम प्रहर था, उषा उदित होने वाली थी। चंबल के जल में नाना प्रकार के खगवृंद किलोल रत थे। उनका कलरव वातावरण में गूंजने लगा था। तिगरा गांव की बस्ती की तरफ से उनके की बांग सुनाई दी। कुछ घरों से चाखी पीसने के घर
सुनाई दे रहे थे। नदी के किनारे पर उभरी हुई एक शिला पर हरजीनाथ बैठ गया। बस कुछ मिनट और। मध्य प्रदेश में अवस्थित विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की जाना पाव उपत्यका से उद्गमित होकर राजस्थान की सीमा को रेखांकित करते हुए उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना में विलीन हो जाने तक का जीवंत दृश्य दिखाई देता है। उसके दोनों तटबंधों पर छायादार व फलदार वृक्षों की पंक्तियां खड़ी हैं। नाना प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। सुगंध युक्त पवन मंथरगत से बह रहा है। भयावह बिहड़ों की भूल भुलैया समतल व हरे भरे मैदानों का आकार लिए हुए चित्रित है। उस मैदान में यहाँ वहाँ मध्यम ऊंचाई की पर्वत चोटियाँ, चौड़ी छाती के पठार, उनके बीच में प्रवाहित नदी, नाले, निर्जर, झील, जलाशय, मनोहारी उपवन, फसलों से लहलाते खेत, अन्न व चारे से भरे हुए खलियान, मानव बस्तियों में मुस्कुराते वृद्ध, हंसते हुए युवा, खेलते खिलखिलाते बालक, वनांचल में दौड़ते भागते जीव जंतु, आकाश में उड़ते खगवृंद कैनवस के आकर्षण में वृद्धि करते दिखाई देते हैं। ये एक यूटोपिया है कि वहाँ परिवर्तन की बहार आएगी, और बाहर कैसे आ सकती है उसका भी मैंने यहाँ कुछ योजनाएं बताई है पहले, लेकिन अब माहौल बदला हुआ दिख रहा है कल्पना के स्तर पर, कथा के स्तर पर। हकीकत में कब बदलेगा इसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। चंबल के दोनों वहां तक डांग क्षेत्र को पहचाना जा सकता है, वहां तक के भूदृश्यों के उत्कीर्णन के साथ संपूर्ण वातावरण में प्रस्फुटित भौतिक समृद्धि व मानसिक संतुष्टि के मनोभावों के संकेतों के अर्थ हरजीनाथ की अंतरात्मा तक पहुंच रहे थे। उस लघु कैनवस में चित्रांकित डांग के विस्तीर्ण दृश्य श्रव्य जगत को निहारते हुए हरजीनाथ के भीतर कुछ अचरज भरा संघटित होता जा रहा था। यह एक ऐसा भाव संवेग था जिसके एकीभूत होते ही उसकी संपूर्ण देह में कंपन की अनुभूति हुई। उसने कंधे से लटकी अपनी सारंगी को उतार कर हाथ में लिया, सारंगी की खूंटियों को कसने लगा। गज पर कसे हुए अश्व केसों को, घोड़े के जो केस है उनसे तंतु बनाए करते थे, बाद में अब तो तार के बनने लगे सारंगी के, जिनसे आवाज निकलती है, स्वर निकलते हैं। गज पर कसे हुए अश्व केसों को सारंगी के लोह तंतुओं से रगड़कर सुरों का परीक्षण किया। उसे लगा जैसे संगीत प्रस्फुटित होने के लिए तत्पर है। अपने प्रिय वाद्य यंत्र के साथ हरजीनाथ के कंठ की संगत बैठ गई। चंबल नदी के तट पर शताब्दियों से अडिग खड़े हुए उस शिलाखंड पर आसीन हरजीनाथ का गायन वादन एक उच्च आलाप के रूप में नदी की जल तरंगों पर तैरता हुआ वायुमंडल में गूंजने लगा। पूर्णिमा का शरदोत्सव समाप्त हो चुका था। अरुणोदय की गेरुआ यवनिका को होले से हटाते हुए प्रकट हुई भोर की किरणों के नरम उजास में धरा मंच पर दिवस ने अपने कदम रखे। चंबल की धारा के ऊपर बगलों की पांत ने श्वेत पताका फहराकर शरद ऋतु का स्वागत किया। नदी के तट पर काम करने वाले किसान, श्रमिक, ग्वाले, मछुआरे, केवट व कीरों में से कोई दर्जन भर नर नारी हरजीनाथ के गायन वादन को सुनकर उसके निकट एकत्रित हो गए। डांग की मेरुदंड रूपी चंबल के बिहड़ों में जहां दस्यु दहाड़ों के साथ बंदूक की गोलियां आग उगला करती थी, और उस धरा के एक कोने में भयभीत खड़े बरगद के वृक्ष पर खूंखार गिद्धों का डेरा हुआ करता था, अब वह दरख्त निडर व शांत था। जो जो हरजीनाथ के सुर मध्य सप्तक से तार सप्तक के कतिपय सोपानों पर आरूढ़ होते हुए पुनः अवरोहित होकर मंद सप्तक की गहराइयों में उतरकर जैसे ही अपनी वृद्धायु का संकेत देने लगे, वैसे ही उस बूढ़े दरख्त की हरी ऊंची टहनी पर बैठी कोयल ने पंचम स्वर में कहा, रे बाबा हरजीनाथ, प्रकृति के सभी तत्व डांग की इस भूमि पर अपने संपूर्ण सौंदर्य व सार्थकता के साथ उपस्थित रहते आए हैं। देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला यहीं से गुजरती है, अरावली पर्वत श्रृंखला। इसकी घाटियों की निर्जर धाराओं के चहुं ओर नाना प्रकार के फलदार वृक्ष व औषध वनस्पतियां फैली हुई रहती हैं। छोटी बड़ी आंचलिक नदियों के अनेक संगम यहाँ भी दिखाई देते हैं।
दृढ़ पठारों के फैलाव के साथ रेतीले बीहड़ों की भूल भुलैया केवल इसी धरा पर देखने को मिलती है। इन भू दृश्यों में भी ऋतुएं अपनी भंगिमाओं के साथ परिवर्तित होती रही है। कद काठी में यहाँ के बासिंदे भले ही अन्यत्र बसे लोगों की तरह ऊंचे ना दिखते हों, फिर भी श्रम व शौर्य में उन्होंने इतिहास रचा है। इस समस्त परिदृश्य को चंबल ने अपनी गहराई के अनुरूप अत्यंत गंभीरता व धैर्य से निहारा है। फिर उसी कोयल के अंतिम कुहुक एक दीर्घ व उच्च आलाप में परिवर्तित होती हुई वायुमंडल में विलीन हो गई। चहुं और नीरवता पसर गई। बस 4 मिनट और ले रहा हूँ। हरजीनाथ को आभास हुआ जैसे, क्योंकि ये हरजीनाथ की आखिरी, ये उपन्यास के भी अंतिम अंश है। अंततः हरजीनाथ के साथ क्या घटित होता है। हरजीनाथ को आभास हुआ जैसे कोयल की उस कूक में वेदना का एक क्रंदन था, जिससे एक बड़ा सवाल पैदा हुआ। प्रकृति के व्यवहार में मनुष्य के जीवन में आपूरित अनुशासन के पश्चात भी डांग की इस धरती को कौन सा श्राप लगा है, जो इसकी साधारण सी छवि को काल के कुहासे ने भयावह कुख्याति में बदल दिया। काल चक्र के संदों में झांक कर डांग की धरती को जितना चंबल के दीर्घ इतिहास ने प्रवाहित जल से देखा, उसी के समानांतर हरजीनाथ ने भी उसे अपनी लंबी उम्र भर पांव से नापा था। चंबल की राह में जितने घुमाव कटाव उतार चढ़ाव आते, उतनी ही जटिलताएं हरजीनाथ की जिंदगी में आई, और डांग का भूगोल भी ऐसी ही पेचीदा भूल भुलैया में अचीना रह गया। चंबल के सामने अपना प्राकृतिक विकल्प था यमुना व गंगा की राह में विलीन हो जाने का। इसी नियति में उसे संतुष्ट होते रहना था। डांग की धरती का दुख सुख मनुष्यों के हाथों में था, जहां विकास के माध्यम से परिवर्तन की लहर चलने लगी थी। हरजीनाथ अकेला रह गया। उसके सब साथी एक एक कर संसार से विदा ले चुके थे। उसने डांग के पश्चिमांत से अपनी यात्रा आरंभ की थी। आज वह उसी डांग के पूर्वी भाग में प्रवाहित चंबल नदी के तीर पर बैठा था। नदी के तट पर हरजीनाथ के बहुत देर सुनकर स्थानीय लोग अपने अपने काम पर कभी के चले गए थे। हरजीनाथ जिंदगी से थक गया था। आयु भी उसका संग छोड़ने के लिए विचलित हो रही थी। उसकी जीर्ण शीर्ण काया भी अब स्थायी विश्रांति चाह रही थी। नाथपंथ के अनुयायी भोला भक्त उस जोगी की सारंगी के लोह तंतु ढीले होते जा रहे थे। घर्षण क्षमता क्षीण होती जा रही थी। सारंगी के सुर भी शांत होना चाह रहे थे। हरजीनाथ ने सारंगी को एक बार फिर से संभाला, बाएं कंधे से सटाकर साज के मुख्य ढांचे को हथेली पर टिकाया। दूसरे हाथ से उंगलियों में यंत्र के गज को पकड़ा। दुर्बल काया की वजह से उंगलियों की पकड़ कमजोर थी। ढांचे के तंतुओं पर गज की तंत्रिकाओं का घर्षण ठीक से नहीं हो पा रहा था। जिंदगी भर साधे हुए साज में से सुर नहीं निकल पा रहे थे। तार सप्तक के सुर कहीं आकाश में विलीन हो गए थे। पूरा का पूरा मध्य सप्तक कहीं बिहड़ों में खो गया प्रतीत हो रहा था। मंद्र सप्तक के सभी स्वर चंबल की गहराई में उतर गए थे। शरद ऋतु के वातावरण में बसंत विहार फिल्म का गीत न जाने किस दिशा से और किन तरंगों पर तैरते गहवरों में बहुत ही धीमी आवाज में छटपटाने लगा, और उस जोगी के लिए पूर्णतः सुर ना सजे, क्या गाँव में सुर के बिना जीवन सुना। अचानक हरजीनाथ के हाथों से सारंगी छूट कर शिला खंड की बगल में चंबल की रेत पर गिर गई, और उसी के साथ हरजीनाथ के कंठ से घरड़ घरड़ की आवाज निकली। घड़ घड़। जिस शिला पर वह सुबह से बैठा हुआ था, वहां से असंतुलित होता हुआ लुढ़का। दोनों घुटनों को टिकाकर अर्ध दंडवत मुद्रा में चंबल के तीर पर पसर गया। नदी के मंद जल प्रवाह में से एक तेज लहर उठी। हरजीनाथ की निष्प्राण देह चंबल की कोख में समा गई।
बूढ़े जोगी ने जिंदगी में जितने स्थलों पर जिस सारंगी के संग स्थायी प्रवास किया था उससे कई गुना घुमक धरा पर की थी। अपने उस प्रिय साज को चंबल के किनारे छोड़कर वह अज्ञात निकल गया। चंबल का तट अब शांत था। पूरब दिशा के शह तीर से हौले हौले आसमान में उठता हुआ सूरज धरती पर अपनी आभा बिखेर रहा था। चंबल का जल प्रवाह मंद था। वायु का संचरण भी अब मंथर गति में था। बरगद का वह वृद्ध वृक्ष गंभीर मुद्रा लिए पूरी तरह से शांत प्रतीत हो रहा था। तिगरा गांव की तरफ से किशोर अवस्था का एक ग्वाला करीब दर्जन भर बकरियों को चराता हुआ चंबल नदी के किनारे पहुंचा। उसकी दृष्टि सारंगी पर पड़ी। उसने उधर देखा। आसपास किसी आदमी को नहीं पाकर उसने वह सारंगी उठा ली। उस किशोर ने हरजी बाबा की सारंगी को उठाया। चंबल के पानी में भीगे हुए पवन की एक लहर उठी। हरजी नाथ की जिस सारंगी को वह ग्वाला सजग हाथों में थामे हुए था उसके तंतुओं में धीमा सा स्पंदन हुआ और उसी के साथ आला छंद की पंक्तियां वातावरण में गूंजने लगी। मैंने शुरुआत में आला पंक्ति गाई बोला था, जाको बेरी सुख से सोए बापू जीवे को धिक्कार। यह अंत हो रहा है लेकिन ये पंक्तियां आला छंद में मेरे द्वारा रचित है। चूंकि अब माहौल बदल गया है, पंक्तियां वातावरण में गूंज उठी। बात पुरानी वहीं रह गई, अब आगे का सुनिए हाल। बीहड़ छोड़ गए बागी जन डकैत, बीहड़ छोड़ गए बागी जन, अमन चैन का राज बहाल। अरे भगवती चंबल मैया, अरे भगवती चंबल मैया, तेरी लीला अपरंपार और डांग देश की अजब कथा ही सुनियो भैया बारंबार। यहाँ डांग उपन्यास समाप्त हो जाता है। आपका वक्त लिया, आपने वक्त दिया। अर्पण कुमार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जनसुलभ पुस्तकालय को बहुत बहुत आभार। आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद। फिनिश का बटन दबाना है।